क्लास बच्चों इस सेशन में हम जो है रिस्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखें आपके पास जो रिस्क है, पहले इस चीज़ को देखें आप कि जो रिस्क होता है हमारे पास उसको जो है हम कंसिडर किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक एग्जांपल हम पहले ले लेते हैं। आपके स्टार्ट में यहाँ से स्टार्ट ही वो ये ले रहा है कि लेट्स सपोज वो एक पीटी का एग्जांपल, ठीक है। मैं इस पैसेज पे हूँ, थोड़ा सा इसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। देखें उसने एग्जांपल ली है आपके सामने कि अज्यूम डैट यू बाय आ स्टेट बैंक ट्रेजरी बिल। एक ट्रेजरी बिल टी बिल जो होता है उसको आप परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पहले मैंने बताया भी था कि जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ही ज़्यादातर जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। गवर्नमेंट इशू करती है 3 मंथ 6 मंथ या मैक्सिमम इसकी जो लाइफ है वो 1 ईयर तक होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा का टी बिल नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो भी एक फाइनल मेच्योरिटी है, अगर वो अपने पास आप उस वक्त तक रखते हैं तो गवर्नमेंट आपको एक लमसम जो भी उस पर उसका रेट गिवन होता है तो वो आपको बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें यील्ड है 12%। मतलब ये है कि अगर आप ये टी बिल परचेज कर लेते हैं और उसको होल्ड रखते हैं, इफ़ यू होल्ड इट और अ फुल ईयर you will be realize the government guarantee to 12% return on your this investment, not more and less, ठीक है। तो ये कैसा है जिसमें आप ये कर लें कि हमने टी बिल परचेज किया और उस पर गवर्नमेंट हमें कह रही है 12% आपको क्या दिया जाएगा, इस पर जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा या रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अगर इसी तरह से हम शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक परचेज कर लेते हैं, ठीक है। शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक जो है उसको अभी आप 1 ईयर के लिए होल्ड रखते हैं, तो उसमें हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं एज अ इन्वेस्टर, कैश डिविडेंड। अब ये जो कैश डिविडेंड है, ठीक है, तो इसमें आपका कोई ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हमें अकॉर्डिंग टू ग्रोथ रेट जो भी कंपनी ने हमें बताया हुआ है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें फिर ये हो सकता है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिविडेंड वो उतना हो भी सकता है, उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो फाइनली अगर हम बात करें थस यूर actual return on this investment may differ substantially from your expected return, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या कह रहे होते हैं, we can define the risk, जिसमें हमारा जो भी एक expected return है वो चेंज हो सकता है या चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि रिस्क लेवल, इसमें वेरिएशन वेरिएबिलिटी इन्वॉल्व हो जाएगी। जबकि टी बिल है इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या है 12% रिटर्न इसका है। तो इसको आप कह सकते हैं कि जो टी बिल है हमारा, it would be like a risk free security whereas the common stock would be a risky security। पहले तो इन दोनों में डिफरेंस आपको मैंने बताना था कि जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है एक फिक्स किया जाए, जिसमें प्रेफर स्टॉक है, आपके टी बिल हैं, आपके बॉन्ड हैं, ये ऐसी सिक्योरिटीज़ हैं जो कोई रिस्क फ्री होती हैं, जिनमें एक परसेंटेज डिसाइडेड होती है, प्री डिफाइंड होती है और बता दी जाती है। जबकि जो कॉमन स्टॉक है या कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, कोई ग्रोथ रेट के बारे से लिंक किया जा रहा हो, तो एक्सपेक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसमें यही होता है कि रिटर्न हाई रिस्क उसमें इन्वॉल्व होता है, वो रिस्की सिक्योरिटी होती है। तो जो रिस्क होता है वो वेरिएशन को शो करता है। कौन सी वेरिएशन को? जस्ट अ वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड, जो भी उसमें से रिटर्न उस सिक्योरिटी से मिलने हैं हमें, और उसका अगर हम एवरेज लें, जिनको आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न का नाम दे देते हैं, उनमें जो भी वेरिएशन आती है, जो चेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या देते हैं, रिस्क का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद ही से क्वेश्चन किए हुए हैं कि व्हाट रेट ऑफ रिटर्न डू यू एक्सपेक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन अ सेविंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन अ सेविंग इन दिस ईयर, ठीक है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट की है सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको एक्सपेक्ट करें व्हाट विल बी द एक्चुअल rate you will earn, and does it matter of the bank CD certificate or deposit and share of a stock। बस आप इस तरह से देखें कि क्या वो एक सर्टिफिकेट और डिपॉजिट है, लुक लाइक आई मीन के टी बिल, जिसमें आपको प्री डिफाइंड रेट दिया गया है, या आपको वो स्टॉक की सूरत में है जिसमें आप एक्सपेक्टेशन पे हैं। तो बहरहाल जो भी आपकी सिक्योरिटी, जहां भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस हिसाब से आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि मैंने जहां इन्वेस्ट किया है वो रिस्क की सिक्योरिटी है या रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। ठीक हो गया जी, ये हमारी कॉन्सेप्ट था रिस्क से रिलेटेड। और आगे हम बात करने जा रहे हैं जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर द रिस्क। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आपने जो है डिस्कस करना है। अब देखें पहली बात, जैसे यहाँ पे मैंने बात की थी
कि हमारे पास यार क्या होता है कि डिफरेंट, अब लेट्स सपोज अगर ये भी किसी कंपनी का डाटा है जिसमें आप, मैं ये कह देता हूँ कि उसकी मैंने $10 का या ₹10 का शेयर परचेज किया था, डिविडेंड ये मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो साल का है, लेकिन जो शेयर की प्राइस है हर महीने बाद उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। पहले महीने में कैलकुलेशन करता है तो मुझे पता चलता है यार 5% मुझे रिटर्न मिल रहा है। दूसरे महीने में मैं देखता हूँ उसको क्लोजिंग करते हुए दूसरे महीने की, तो मैं दोबारा से उसको देखता हूँ सिक्योरिटी को, तो पता चलता है उसकी जो प्राइस है वो 10 पे क्लोज हुई है। तो इससे मैं समझता हूँ कि यार मेरा तो डिविडेंड सॉरी मुझे जो है इस पे रिटर्न मिलना है 10%, ठीक है। इसी तरह से 30%, ठीक है। अगले ही महीने कोई जस्ट लाइक अभी देख लेते हैं, लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, स्टॉक चेंज या कंपनी बैठ गई, ठीक है, तो पता चलता है कि यार ये तो -10% पे चला गया, ठीक है, या 0 पे चला गया। तो अब ये देखें, अगर हम एज अ इन्वेस्टर जिनके बिहाफ ऑफ शेयर्स जो कि चेंज हो रही हैं उनकी प्राइस, और नॉर्मल बेसिस पे प्राइस चेंज होती रहती हैं, ठीक है, तो उस केस को अगर हम देखें, अगर प्रीवियस जो है 1 वीक का, 1 मंथ का या 2 या 3 मंथ का भी अगर हम डाटा देखें और उनकी एवरेज निकालें, तो हमें डिफरेंट यही रिटर्न हम के बिहाफ पे हम क्या करें, अपने डिफरेंट इनकी प्राइस के बिहाफ पे अपने अगर रिटर्न निकालें, तो यहाँ पे फिर यही है कि 5%, 10%, 30%, 10। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि मैं स्टॉक में परचेज करूँ ना करूँ। तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूँ, एक एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ कि यार ये स्टॉक है, ठीक है, तो इसकी जो है ना प्राइस चेंज होने की वजह से या नॉर्मली इसके जो रिटर्न है उनमें चेंज आ रहा है, ठीक है, रिटर्न में चेंज आने की वजह से मैं एक एवरेज निकाल लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ को फिर हम क्या नाम देने जा रहे हैं, यही एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसी चीज़ का नाम है। We have just note that for the expect risk-free security, the return we expect may be different from the return, ठीक है, we receive. For risky security, the actual rate of return can be viewed on the as a random variable subject as a probability distribution, जिसमें हम जो रिटर्न है वो हमारे चेंज होते रहते हैं, और रिटर्न में जो चेंजिंग आती है वो हम फिर यही कहते हैं कि डेली बेसिस पे उनमें क्या है, चेंजिंग आ रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो भी चेंज हो जाता है। तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। 11.1 टेबल में जो है उसने बताया हुआ कि एक एग्जांपल है जिसमें जो आपके पास शेडेड एरिया जो है सेक्शन का, तो वो आपके इन्वेस्टर के लिए बिलीव है कि पॉसिबल 1 ईयर उसके रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कॉमन स्टॉक, ठीक है, और विच रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1 ईयर रिटर्न, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई गई है साल की कि वो जो रिटर्न है क्या चांसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपने समराइज करना है, एक तो आप कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एवरेज जिसको आप कह रहे हैं, और दूसरा यह है कि रिस्क को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे जब आपने रिस्क को मेजर करना है तो दो चीज़ें सामने आ गई हैं। एक को हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता होना चाहिए एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है, और दूसरा जो है हमने रिस्क फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, स्टैंडर्ड एविएशन को देखना होगा। यहाँ पे आपको फार्मूले नज़र आ रहे होंगे, डिटरमिन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड एविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फार्मूला है आप लोगों ने देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्स बार के थ्रू में स्टार्ट में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न है तो हम जस्ट फिर आर बार कह रहे हैं, और समेशन कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ स्टॉक आई जो है शो कर रहा है एक स्टॉक को, एन, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू जो भी आप ले रही हैं स्टॉक की, ठीक है, और इसमें क्या है आर आई और पी आई। देखें आर आई जो है रिटर्न ऑफ आई स्टॉक को शो कर रहा है, ठीक है, और जो पी है प्रोबेबिलिटी को, यहाँ पे नीचे उसने थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया भी हुआ है, वेयर आर इज एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट, इस आर की बात हो रही है, और आर आई इस आर की बात कर रहा है, इज द रिटर्न ऑफ द आइथ पॉसिबिलिटी, ठीक है, और उसके बाद जो पी आई इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिटर्न अकरिंग, एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो भी हम ले रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज आप ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बिहाफ पे आप क्या कर देंगे, रिटर्न निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल नीचे उसने दिया हुआ मैं उसकी तरफ भी आ जाता हूँ। तो उसने इसमें यही डिस्कशन की हुई है कि यार
जो पॉसिबल रिटर्न है वो गिवन है, और उसमें जो है हमारा जो कैलकुलेशन हम करते हैं तो आंसर हमारा 9% आता है। और इसी तरह से स्टैंडर्ड एविएशन जब हमने कैलकुलेट किया तो स्टैंडर्ड एविएशन का जो फार्मूला आपका होगा वो ये है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एविएशन का जो नॉर्मल फार्मूला ये डेविएशन को शो कर रहा था। ओवरऑल जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है, वेरिएशन कितनी आई है बिहाफ ऑफ द रिटर्न, ठीक है। तो वो भी डाटा आपको जो है सामने जब आएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड एविएशन है, अगर याद आ रहा हो, हम क्या करते थे, जो भी हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न या म्यू होता था उसका x माइनस एक्स बार लिया करते थे स्केयर, ठीक है। तो यही r माइनस आर बार का स्केयर और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके जो भी है हम सम करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा जो कि सिग्मा के साइन के साथ शो हो रहा है, और इसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो वो वेरिएंस को शो कर रहा होता है, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो ये आपने स्टैट में लाजमी पढ़ा होगा, फार्मूले वही हैं, जस्ट यहाँ पे आर को जो है आर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया गया है, ठीक है। चलें, ये आपके पास शो कर रहा है इसी को कि यार ये जो अंडर रूट है, ये जो साइन है अंडर रूट को स्केयर रूट को शो कर रहा है, ठीक है। स्केयर रूट जो है स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, और आपके पास सिग्मा स्केयर इज नॉन एज अ वेरिएंस of a distribution. Operationally we generally first calculate the distribution variance and then weighted average of the square deviation। ये थोड़ा सा इसके मैथमेटिकली स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है। चले हम ये टेबल की तरफ आ गए हैं जी, जरा ये टेबल को आप व्यू करें। जो बात कर रहे थे शेडेड एरिया, ये पॉसिबल रिटर्न है, ये देख लें रिटर्न जैसे आपने खुद निकाले थे प्लस माइनस में, ये 0.10 रिटर्न है, 0.02 है, ये परसेंटेज में है, लेकिन अगर परसेंटेज में भी गिवन है तो यू शुड बी कन्वर्टेड सिंपल मैनर, ठीक है। तो आपको परसेंटेज ये 10% है, ठीक है, ये 2% है, ये 4% है, लेकिन आपको कैलकुलेशन के लिए परसेंटेज रिमूव करनी होती है, ठीक हो गया जी। 40 हो गया, 20, ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, रिटर्न्स हैं, ये उसकी जो है प्रोबेबिलिटी अकरेंस हैं, ठीक है। हर एक रिटर्न की ये बताई गई है कि ये कितना चेंज हुआ है या हुआ था, ठीक है। 10% है माइनस, और उसमें क्या चांसेस है चेंजिंग के, 0.05 या 5%, ठीक है। चलें जी, हमने कहा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो आपने सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए क्या किया, आपने यही जो फार्मूला है आर आई माइनस आर आई और पी आई, इनको आपस में रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यूज है यहाँ पे देख लें, 0.005 ये आई हुई है, और इसका जो सम है उसने बताया हुआ है, ये सारी वैल्यूज ऐसे निकाल के 0.090 आंसर आ गया। और इसी तरह से इसका जो है आपने कैलकुलेशन की वेरिएंस लिया, ठीक है, x माइनस एक्स बार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो है आंसर आता है 0.0838, ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। और इसका जो है आप कह सकते हैं 8.3 जो कि हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो ये आपके पास एक और एग्जांपल है, इसको थोड़ा सा हम जरा अपने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड उस सेशन में, ठीक है जी।